मेरे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह ये अदीब की इज़्ज़त का ख़त्म दिलवाएंगे और कल इसका खुलासा आपने लिख के दिखाना है। और इसका मतलब यह है कि कल दिन भी जुमे का है और तादाद भी बहुत थोड़ी होगी और फिर हफ्ता, इतवार, सोमवार 3-4 दिन जो है आपकी चपेड़ें होती रहेगी। और आज जो ताज़ा तरीन फरमान जारी हुआ है, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर का क्लास में नहीं आ रहा या उसकी हाज़िरियाँ कम हैं, आज लाजमी उनकी लिस्ट बना के दें ताकि उनके साथ प्यार मोहब्बत का सलूक किया जा सके। शाम के वक्त हजरत कमर अपनी फटी पुरानी अचकन, सड़े हुए जूते और बेतुकी सी टोपी पहने घर से निकले तो गंवार उचक्के से मालूम होते थे। गंवार गांव से ताज़ा ताज़ा आया, उचक्का चोर, चीज़ें छीन के भागने वाला। डेल डोल और चेहरे मेरे के आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक शान होती। यानी अगर जिस्म अच्छा होता, चेहरा खूबसूरत होता तो कोई नहीं, खराब कपड़ों में भी काम चल जाता, लेकिन चेहरा भी खराब, जिस्म भी कमज़ोर, बुरा हाल। यानी यूँ समझ लें कि देखें मेरे बेटे, हुस्न का मेयार, अच्छी सेहत, अच्छा रंग रूप, अच्छा कद, अच्छा लिबास, ये चीज़ें जमा होंगी तो हुस्न, और अगर तफरीक होंगी तो बदसूरती। तो मेरे बच्चों, फरबही बजाय खुद बारोब शाय। फरबही यानी चंगी जान होना, मोटा ताज़ा होना। रोब पड़ जाता है अगले बंदे पे, तो माड़े बंदे का केड़ा रोब पैना है? माड़े बंदे के तो रोब में किसी ने नहीं आना ना। मगर अदबी खिदमत और फरबही में खुदा वास्ते का बैर है, दुश्मनी है खुदा वास्ते की, बगैर किसी वजह के दुश्मनी है अदबी खिदमत और फरबही में। अदीब मोटा नहीं होता। अगर कोई अदीब मोटा ताज़ा है तो समझ लीजिए इसमें सोज नहीं, लोच नहीं, दिल नहीं, जलन नहीं है, लचक नहीं है, दिल नहीं है ही नहीं कुछ उसके अंदर। अगर कोई तगड़ा अदीब है मेरे जैसा सेहतमंद अदीब है ना, तो समझ ले वो फिर पूरा अदीब नहीं है। अदीब को होना चाहिए बिल्कुल दुबला पतला, बरीक सा, हवा चले तो उड़ जाए। हाँ ऐसे ही। फिर भी अकड़े जाते थे कि कुजू से गुरूर टपकता था, यूं घर से निकलकर वो दुकानदारों से आंख बचाकर निकल जाते थे। मगर आज वो गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे थे। आज वो उनके तकाज़ों का दंदान शिकन जवाब देने को तैयार थे। दंदान शिकन का मतलब दांत तोड़ने वाला, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थे। मगर शाम का वक्त था, एक दुकान पर खरीदारों का हजूम था, कोई उनकी तरफ नहीं देखता। जिस रकम को वो बहुत ज्यादा समझते थे वो दुकानदारों की निगाहों में बहुत मामूली थी, कम अज कम ऐसी न थी जिसकी खातिर वो किसी की इज्जत उतार कर रख दें। हजरत कमर ने एक मरतबा सारे बाजार का चक्कर लगाया, पर जी ना भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, इससे भी कुछ ना बना। तब वो खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज साहब बिसाती का काम करते थे। बिसाती ये जो बाजार में जनरल स्टोर के आइटम बेचते हैं। कमर को देखकर बोले, वाह हजरत, अभी तक छाते के दाम नहीं मिले, छतरी के पैसे। ऐसे 150 ग्राहक मिल जाएं तो दिवाला निकल जाए। दिवाला का मतलब कारोबार ठप, इतना उधार चढ़ जाए कि वापसी की उम्मीद ना रहे। कहा जी दिवाला निकल जाए। ये हिंदू जो होते थे ना, हिंदू पुराने दुकानदार, अगर किसी का कारोबार बैठ जाता तो वो दुकान में झाड़ू देते थे, दिन के वक्त दिया जला के बैठ जाते थे, सर मुंडवा लेते थे। जो भी आता था, हाँ भाई क्या हो गया? कहा जी दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया। तो वो लोग जो है वो आके इमदाद करते थे और लाला जी का कारोबार फिर पहले की तरह चल पड़ता था। दिवाला निकल गया। हजरत कमर की बातें खिल गई, दिल की मुराद पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूं हाफिज साहब, इन दिनों काम की इस कदर ज्यादती रही कि घर से निकलना दुश्वार था। रुपया तो हाथ आता नहीं, पर आपकी दुआ से कदर शनासों की कमी नहीं, कदर शनास बढ़े। 2-4 आदमी घेरे ही रहते हैं, जिंदगी वबाल है। इस वक्त भी राजा साहब अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहां जा रहा हूं। रोज कोई ना कोई ऐसा ही मौका आता रहता है। हाफिज साहब मरूब हो गए, रोब में आ गए, डर गए। अच्छा, अब राजा साहब के यहां तशरीफ ले जा रहे हैं, ठीक है। आप जैसे बाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। अगर कोई मौका हाथ आए तो गरीब को भूल ना जाना। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना है कि पूरा बिसात खाना तो उनके लिए दरकार है।
यानी राजा साहब अगर मेरी दुकान से सामान लेना शुरू कर दें तो मेरे दो मसले ही हल हो जाएं सारे, बड़ा कस्टमर मिल जाए, बड़ा सारा कस्टमर। 2.5-3 लाख सालाना की आमदनी है। कमर साहब को 2.5-3 लाख की आमदनी हकीर सी मालूम हुई, मामूली सी। जबानी जमा खर्च है तो 20 लाख कहने में क्या हर्ज है। बोले उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं। एक साहब का अंदाजा तो 20 लाख का है। मकान है, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार बहादुर की निगाह है, यानी गवर्नमेंट साथ है, सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़े इज्जत से कहा, यह दुकान आपकी है जनाब, बस इतनी अर्ज है मुरादी, जरा 2 पैसे के अच्छे पान तो बनवा ला आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज दिखाऊंगा आपसे, घर का मामला है। सारा कुछ तब्दील हो गया। राजा साहब के पास जा रहा हूं ना, है? अब मसलन मैं किसी दुकान पे जाऊं और कहूं जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा हूं, मैं कहा यार बड़ी गल है, बंदे की बड़ी अप्रोच है, प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रहा है। कमर ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त तो माफ रखिए, वहां देर होगी, फिर हाजिर हूंगा। यहां से उठकर वो एक कपड़े वाले की दुकान पर रुके। उन्हें देखकर आंखें उठाई। बेचारा उनके नाम को रो बैठा था, अफसोस कर बैठा था। सोचता था शायद कहीं चले गए, समझा रुपए देने आए हैं। बोला भाई आपने तो बहुत दिन से दर्शन नहीं दिए, शक्ल नहीं दिखाई भाई। कई बार रुका भेजा मगर आदमी को आपके मकान का पता ना था। मुंशी जी जरा देखो तो आपके नाम क्या निकलता है, यानी कितना उदार है। कमर की रूह तकाजों से कांपती थी, लेकिन आज इस तरह बेफिक्र खड़े थे जैसे कोई आहनी खौद पहन रखा। आहनी खौद लोहे की टोपी जिस पर कोई हथियार कारगर नहीं होता, जंग में पहनते थे, हेलमेट। बोले जरा राजा साहब के यहां हो आऊं तो बेफिक्र होकर बैठूं, इस वक्त नहीं, मैं जल्दी में हूं। चलो जी। राजा साहब पर कई 100 रुपए निकलते थे, फिर भी उनका दामन ना छोड़ता था। 1 के 3 वसूल करता। उसने कमर को भी उस जमात में रख लिया जिसका पेशा रईसों को लूटना है। बोला पान तो खाते जाइए जनाब, राजा साहब 1 दिन के, हम तो 12 महीनों के हैं। कुछ कपड़ा दरकार हो तो ले जाइए, ईद आ रही है, मौका मिले तो राजा साहब के खजांची से कहना पुराना हिसाब बहुत दिनों से पड़ा है, अब तो साफ हो जाए। अब हम ऐसा कौन सा नफा ले लेते हैं कि 2-2 साल तक हिसाब ही ना हो। कमर बोले इस वक्त पान वान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इस कदर इश्तियाक है और मेरा इतना अदब करते हैं तो मेरा भी फर्ज है उन्हें तकलीफ ना होने दो। हम तो कदरदानी चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं। कोई हमें चाहे तो हम उसके गुलाम हैं। किसी को रियासत का गरूर है तो हमें भी अपने इल्मो कमाल का गरूर है। चलो जी। हजरत कमर राजा साहब के बंगले के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थीं। दरवाजे पर वर्दी पोश दरबान खड़े थे। एक साहब मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। कमर को देखकर वो झिझके, शर्मिंदा से हुए, यार नहीं। फिर उन्हें सर से पांव तक देखकर बोले आपके पास कार्ड है, यानी किसी ने आपको इनवाइट किया या ऐसे ही मुंह उठा के आ गए। कमर साहब की जेब में कार्ड था मगर इस मुतालबे पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हीं से क्यों कार्ड मांगा गया, और उन्हें तो कोई पूछता नहीं। बोले मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं, अगर आप दूसरों से कार्ड मांगते तो मैं भी दिखा देता, वरना मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूं। आप राजा साहब से कह दीजिएगा। कमर आया, लौट गया। शायर था ना, नाराज हो गया। क्या बात है, शायर का दिल भी बड़ा है, बात बात पे नाराज मिजाज बंदा होता है। वो बोले नहीं जनाब अंदर चलिए, आपसे तारुफ ना था, माफ फरमाइए। आप ही जैसे असहाब से तो महफिल की रौनक है। खुदा ने आपको वो कमाल अता फरमाया कि सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया भाई आपने तो। उस शख्स ने कमर को कभी ना देखा था मगर उसने जो कुछ कहा वो हर एक मुसन्निफ, हर एक शायर के मुताल्लिक कहा जा सकता है। और हमें यकीन है कि कोई अदीब इस दाद से मुस्तस्ना नहीं। मुस्तस्ना का मतलब अलग, हट के। कमर अंदर पहुंचे तो देखा बारादरी के सामने वसी और रास्ता हाथे में बिजली के लैंप रोशन है। वस्त में एक हौज है और हौज में संगे मरमर की एक परी, परी के सर पर फुआरा, फुआरे की फुआरें रंगीन लैंपों से रंगीन होकर ऐसी मालूम होती थी जैसे कौसे कुजा पिघल कर रिस रहा हो। हौज के चारों तरफ मेजें लगी थी, मेज़ों पर सफ़ेद पोश, उन पर खूबसूरत गुलदस्ते। कमर को देखते ही राजा साहब ने खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। आइए आइए, अब की आपकी नज़्म देख कर तो दिल खुश हो गया। मुझे मालूम न था इस शहर में आप जैसे रतन भी छुपे हुए हैं। रतन, कीमती मोती, हीरे। फिर बैठे हुए हबाब से उनका तारुफ कराने लगे। आपने हजरत कमर का नाम तो सुना होगा, वो आप ही हैं। क्या शीरीनी है, मिठास, क्या जिद्दत है, क्या तखय्युल है, क्या रवानी है, क्या नुदरत है कि वाह, मेरा दिल तो आपकी चीज़ें पढ़कर नाचने लगता है। एक साहब ने जो अंग्रेजी सूट में थे कमर को ऐसी निगाहों से देखा गोया वो चिड़ियाघर का कोई जानवर और बोले आपने अंग्रेजी शायरी का भी मुताला किया, बायरन, शेले, टेनिसन वगैरह अंग्रेज शायरों को पढ़ा है? कमर ने बेतनाई से जवाब दिया जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। आप इन उस्तादाने फ़न की किताबों में से किसी का तर्जुमा कर दें तो आप अपनी ज़ुबान की बड़ी खिदमत करें। कमर अपने आप को बायरन, शैले से जो भर कम ना समझते थे। बोले हमारे यहाँ रूहानियत का अभी इतना फुकदान नहीं हुआ, अभी इतनी कमी नहीं हुई
कि मगरबी शायरों से भीख मांगे। मेरा ख्याल है कम अज़ कम इस मजमून में हम अब भी मगरब को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अंग्रेजी पोश साहब ने कमर को पागल समझा। राजा साहब ने कमर को ऐसी निगाहों से देखा गोया कह रहे हो जरा मौका महल देखकर बातें करो। बोले अंग्रेजी लिटरेचर को तो क्या कहना, शायरी में तो इसका जवाब ही नहीं। अंग्रेजी पोश हमारे शायरों को अभी तक इतना भी मालूम नहीं कि शायरी के क्या मानी है। वो अभी तक हिजरो विसाल को शायरी का मुंतहा मकसूद समझे बैठे। मुंतहा मकसूद असल मकसद, हिजरो विसाल, जुदाई और मुलाकात। गज़ल की शायरी ज़्यादातर इसी मौजू के गिर्द घूमती है ना। महबूब बिछड़ गया, महबूब मिल गया, महबूब क्यों नहीं मिला, महबूब कब मिलेगा, महबूब कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह। कमर ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मेरा ख्याल है आपने हिंदुस्तानी शोरा का कलाम अभी तक देखा ही नहीं, और अगर देखा है तो समझा नहीं। राजा साहब ने कमर का मुंह बंद करने का फैसला कर लिया। बोले आपके मज़ामीन अंग्रेजी अखबारात में छपते हैं और लोग उन्हें बड़े शौक से पढ़ते हैं। इसके माने ये हैं कि अब आप ज़्यादा ना बहकिए, इधर उधर की ज़्यादा बातें ना करें। एक और साहब आए। राजा साहब ने तपाक से उनका भी इस्तकबाल किया, तपाक गर्मजोशी से उनका भी इस्तकबाल किया। मियाँ साहब अभी बहुत टाइम पड़ा है, सुकून से बैठ जाएं। आइए डॉक्टर, मिजाज तो अच्छे हैं। राजा साहब ने कमर का तारुफ कराया। आप हजरत कमर शायर हैं। डॉक्टर साहब ने खास अंदाज से कहा अच्छा आप शायर हैं, और बगैर कुछ कहे सुने आगे बढ़ गए। भी शायर की क्या वैल्यू। ये तमाशा कई मरतबा और हर बार कमर को यही दाद मिली, अच्छा आप शायर हैं। ये अल्फाज हर मरतबा कमर के दिल पर नया सदमा पहुंचाते थे। उनका बातनी मफहूम कमर से छुपा ना था, अंदर वाला मफहूम। आम फहम अल्फाज में यह मतलब था तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो पकाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा इतना हौसला कि इस महफिल में चले आओ। कमर अपने ऊपर झुंझुला रहे थे, गुस्से हो रहे थे। दावती कार्ड पाकर वो फूले ना समाये थे, लेकिन यहाँ आकर उनकी जिस कदर तजलील हुई, तजलील मतलब जिल्लत, उसको देखकर अपना इत्मीनान का झोंपड़ा जन्नत से कम न था। उन्होंने अपने आप को तान की, बुरा भला कहा। तुम्हारे जैसे इज्जत के हवसमंदों की यही सजा है। अब तो आंखें खुली कि तुम कितनी इज्जत के मुस्तहिक हो। तुम खुद इस कर्जमंद दुनिया में किसी के काम नहीं आ सकते। वकील तुम्हारा एहतराम क्यों करें, तुम उनके मुवक्किल नहीं हो सकते। डॉक्टर और हकीम तुम्हारी तरफ क्यों देखें, उन्हें बगैर फीस के घर आने की ज़रूरत नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिखते जाओ, इस दुनिया में तुम्हारा और कोई मसरफ नहीं। ये अदीब का काम ही यही है, लिखी जाओ। यकायक लोगों में हलचल मच गई। आज का जलसा जिन साहब के एजाज में था, वो यूरोप से कोई बड़ी डिग्री लेकर आए थे। राजा साहब ने लबक कर उनसे हाथ मिलाया और कमर से बोले आप अपनी नज्म तो लाए होंगे, महफिल है यहाँ पे, अपनी नज्म सुनाए कमर साहब। कमर ने जवाब दिया मैंने कोई नज्म तैयार नहीं की। सच? अब तो आपने गज़ब ही कर डाला। अरे भले आदमी, तो अब ही बैठ कर कोई चीज़ लिख लो, दो चार शेरी हो जाएं। ऐसे मौके पर नज्म पढ़ा जाना लाजमी है। मैं इस कदर जल्द कोई चीज़ नहीं लिख सकता। मैंने बेकार इतने आदमियों से आपका तारुफ कराया, बिल्कुल बेकार। अरे भाईजान, किसी पुराने शायर ही की कोई चीज़ सुना दीजिए, यहाँ कौन जानता है। जी नहीं, माफ़ फरमाइए, मैं भाट या मिरासी नहीं हूँ। ये कहते कहते हजरत कमर वहाँ से चल दिए। घर पहुँचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था। सकीना ने खुश होकर पूछा इतने जल्दी क्यों कर चले आए। मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं थी। चेहरा खिला हुआ है, खूब इज़्ज़त अफजाई हुई होगी। ऐसी के ख्वाब में भी उम्मीद ना थी। खूब खुश हो रहे हो इसलिए कि आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं चिराग हूँ और जलने के लिए हूँ। मैं ये बात भूल गया था, मगर खुदा ने मुझे ज़्यादा भटकने ना दिया। मेरा ये झोंपड़ा ही मेरे लिए जन्नत है। मैंने आज समझ लिया कि अदबी खिदमत पूरी इबादत है। जिस तरह इबादत का सिला अगले जान में मिलता है, ऐसे ही अदीब को उसकी अदबी खिदमत का सिला भी मरने के बाद ही मिलता है। जब लोग कहते हैं कि यार क्या बात है उस बंदे की, सागर सिद्दीकी ने तो कमाल कर दिया था। हालांकि जब सागर सिद्दीकी जिंदा थे तो लाहौर की गलियों में फिरते रहे, उनका घर भी नहीं था। जी नहीं, फैज अहमद फैज को जेल में ही डाले रखा जब वो जिंदा थे। सजाए मौत का फैसला उनका हो गया, वो तो बाद में बच गए थे। तो ये जिंदगी में उनके साथ हुआ। गालिब भी जिंदगी में जो है कभी पुलिस, कभी थाना, कभी कचहरी, कभी गिरफ्तार हो रहे हैं, कभी रिहा हो रहे हैं, कभी कर्ज खा जो हैं वो डंडे लेके उनके पीछे फिर रहे हैं। तो ये सारा कुछ शायरों के साथ उनकी जिंदगी में होता है। और मरने के बाद लोग कहते हैं कि क्या बात है जी, कमाल कर दिया आपने। तो हाँ जी, कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में है तो पूछ सकते हैं। जी जी, हाँ हाँ जी, बरतानिया की हुकूमत थी। जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त बरतानिया की हुकूमत थी।